नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम चौधरी। सबसे पहले सभी साथियों को पावन पर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम कुल व्याख्याता पेपर फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की शुरुआत करने वाले हैं। राजनीति विज्ञान में हमारे केवल इंडियन पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी नहीं है। इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर है संविधान की विशेषताएं। तो हम संविधान की विशेषताओं से शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, दोनों तरह से कम्युनिकेशन हो तो वो सबसे बेटर रहता है। मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा, फैक्ट भी क्लियर कराऊंगा, जो मैंने अनुभव से सीखा है, छोटा मोटा जो भी मेरा आता है आपके साथ शेयर करूंगा। आप बार बार कुछ कहोगे तो मैं और ज़्यादा अपडेट हो जाऊंगा। और मैं वीडियो में आपका बीच बीच में मोटिवेट भी आपको करता रहूँगा, और आप हमें मोटिवेट करता रहें। आपसे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और ज़्यादा बेटर दे पाएंगे। और आप बार बार हमें भी प्रोत्साहन प्रोत्साहन थोड़ा उत्साह है वो बढ़ाते रहें। तो आज हम टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, जल्दी हम थोड़ा बता दूं मैं आपको, जल्दी अब आपकी रेगुलर क्लासें होने वाली है। अब बीच में अगर मैं पॉलिटिकल क्लास नहीं लूँगा, कोई पीएचडी के लिए चला जाऊँगा या फिर स्कूल चला जाऊँगा, क्योंकि पोस्टिंग स्थल थोड़ा काफ़ी दूर है होम टाउन से, तो आपकी मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की ये क्लासें चलेगी, जिससे अपना सिलेबस के जल्दी हो जाए। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज वगैरह ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों के ये बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर ऑथेंटिक सीरीज चाहिए प्रश्नों की, तो वो हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो जानकारी आपको अलग से वीडियो में दे दी जाएगी। एक बार थोड़ा सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। सभी सर हैं जो मैथ है और है, जो भी सर हैं, क्योंकि एक आदमी नहीं बना पा सकता ऑथेंटिक। तो मैथ वाला मैथ के क्वेश्चन बनाएगा, रीजनिंग वाला रीजनिंग के बनाएगा, उस हिसाब से हम ऑथेंटिक तैयार करेंगे। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, क्वांटिटी नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ शुरुआत करने वाले हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिले मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, संघर्ष करता रहें, बार बार प्रयास करते रहें। कुछ साथियों के बार बार मैसेज आ रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका जितना संघर्ष लंबा होगा उतनी आपकी सफलता शानदार होगी। कई बार मालिक को कुछ और मंजूर होता है। बहुत सारे साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हमने तो फर्स्ट ग्रेड दे लिया, सेकंड ग्रेड में भी प्रयास करके देख लिया, थर्ड ग्रेड में कुछ अपन में कमियां रही हैं वो अपडेट करेंगे। हम भी अच्छे से आपका मार्गदर्शन करेंगे, जो हमसे हो पाएगा उतना आपका हम अपना 100% देंगे। और कई बार मालिक को ये मंजूर होता है, आप बार बार पिछड़ रहे हो सकता है मालिक को आप टॉप 10 में मंजूर हो, टॉप 100 में मंजूर हो, या अच्छी रैंक से सिलेक्ट होना मंजूर हो। तो आपको हौसला हारना नहीं है। कई बार कई दोस्त क्या करते हैं, जब मंजिल के पास होते हैं ना, उनका लास्ट चांस होता है, अच्छी रैंक से सफल होने वाले होते हैं, जब वो मैदान छोड़ देते हैं। आपको मैदान नहीं छोड़ना है दोस्तों, हम आपका पूरा साथ देंगे। इसी मकसद से हम आए हैं। किसी बच्चे को कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कोई हाउस वाइफ है, वो किसी कारणवश कोचिंग तक उसकी पहुंच नहीं है, तो उन साथियों तक हम पहुंच पाए। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको संघर्ष करते रहना है, और जिन लोगों ने आपको कहा है किसी ने कि आप कुछ नहीं कर सकते, उनको साबित करके दिखाना है। जब तक आप साबित नहीं करोगे दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप कभी टॉपर रहे हो, कुछ भी आपने किया, चाहे आप कितने टैलेंटेड हो। तो हम शुरुआत करने वाले हैं संविधान की विशेषताएं। पहला अपना टॉपिक ये है। और थोड़ा सा इससे पहले अपन संविधान को थोड़ा सा समझ लेते हैं, संविधान क्या है। अपने टॉपिक में संविधान नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो
अपने पुटअप हो जाते हैं। संविधान, संविधान, संविधान क्या है? अगर संविधान की बात करें तो नियमों या नियमों का वह संग्रह है या नियमों का वह दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। सूक्ष्म परिभाषा की अपना मोटे मोटी बात करें तो संविधान वह नियमों का संग्रह है या नियमों का दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। या व्यापक रूप में अपन बात करें तो नियमों का वह दस्तावेज है संविधान जो सरकार से जुड़े संगठनों के बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रिया, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों का निर्धारण करने वाला एक ढांचे का निर्धारण करता है, वो संविधान है। तो अपने ये क्लियर हो गया संविधान क्या है। अब संविधान के बाद में मोटी मोटी अपन थोड़ी बातें कर लेते हैं संविधान के बारे में। के मुंशी ने इसे संविधान को राज्य की आत्मा का है। राज्य एक देश जो है उसका संविधान है, वो उसकी आत्मा है। राज्य है वो एक ढांचा है और उसमें आत्मा है, वो संविधान जो आत्मा का काम करता है वो संविधान है। क्यों? वो किसी नियमों से उनसे चलता है। जैसे अपना शरीर है वो एक ढांचा है और आत्मा है वो सारा काम कर रही है। आत्मा के बिना इस शरीर का कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आत्मा ये भौतिक शरीर रह जाएगा। सोलह मई 1946, 16 मई 1946 की कैबिनेट योजना, कैबिनेट मिशन भी कह सकते हैं, कैबिनेट योजना भी कह सकते हैं, कैबिनेट योजना ने घोषणा की कि भारत का एक संविधान होगा और भारतीयों द्वारा ही तैयार किया जाएगा। 16 मई 1946 को। तो अपन को कोई पूछे कि संविधान किस योजना के तहत बनाया गया, तो कैबिनेट योजना के तहत सारा प्लान तैयार किया गया कि भारत का एक संविधान होगा और संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। वो सभा जो संविधान बनाती है वो संविधान सभा। इसके आधार पर फिर अगस्त, जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। अब दोस्तों पूरा है क्या मामला, जुलाई अगस्त 1946 में निर्वाचन हुआ। निर्वाचन सभी सदस्यों का नहीं हुआ। अब आपको वो क्वेश्चन पूछेगा विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ या मनोनयन हुआ या निर्वाचन और मनोनयन दोनों हुआ? दोनों हुआ। अब अपन समझते हैं। विधानसभा के टोटल सदस्य थे 389। कैबिनेट योजना के तहत विधानसभा का जिसका गठन हुआ उसमें टोटल सदस्य थे 389। अब कुछ साथियों का प्रश्न है सर 389 संख्या क्यों रखी गई? दोस्तों मुख्यतः सामान्यतः लगभग 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुनकर जाना था, चाहे वो मनोनयन हो चाहे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो। मुख्यतः सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य, तो ये आंकड़ा आया 389। तो विधानसभा के कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इनमें से 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। ज्यादा अपन डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि अपने ये डायरेक्ट नहीं है, अपने डायरेक्ट जो सिलेबस में है वो संविधान की विशेषताएं हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुट बहुत जाता है। 389 सदस्य। अब इनको सांप्रदायिक आधार पर टोटल सदस्य बात करें 292 सदस्य ये ब्रिटिश प्रांत से थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, प्रांत थे,
उनसे 4 सदस्य थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। 292 ब्रिटिश प्रांत से थे। 292 तो ब्रिटिश प्रांत का मतलब वो क्षेत्र था, वो प्रांत थे जहां पर डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन था। आंतरिक और बाह्य दोनों ही तरफ, आंतरिक रूप से भी शासन अंग्रेजों का था और बाह्य शासन भी अंग्रेज संभालते थे, वो थे ब्रिटिश प्रांत। 292 में 4 थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, नाम से ही पता लग रहा है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। इसमें मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति गई। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वो प्रांत या क्षेत्र थे जहां जो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रण में नहीं थे, इनके लिए अलग से मुख्य आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ये वो थे चीफ कमिश्नरी प्रांत या क्षेत्र जहां जो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रण में नहीं थे। अब 93 सदस्य देशी रियासत, देशी रियासत भी कह सकते हो, रजवाड़े भी कह सकते हो। आपने पढ़ा कि जब भारत का विभाजन हुआ उस टाइम में 565 रियासतें थी, 265 का तो बिल्ली आसानी से हो गया। एक सिद्धांत चलता है पॉलिटिकल में, गाजर और छड़ी का सिद्धांत, गाजर और छड़ी का सिद्धांत, छड़ी का सिद्धांत। अब सरदार पटेल जी ने ये तरीका अपनाया। पहले तो गाजर का मतलब है लोभ लालच देते थे कि आपको ये वेतन भत्ते देंगे, ये देंगे, इतनी सुविधाएं देंगे, कुछ बाहरी चीजें हैं, प्रतिरक्षा है, संचार है, ये चीजें हम अपने पास रखेंगे। और फिर भी नहीं मानते, पिछड़ी का सिद्धांत अपनाते। तीनों का विलय, 3 प्रांत ऐसे थे देशी रियासत जिनका विलय कठिन हुआ। जम्मू कश्मीर का कबायलियों ने हमला कर दिया, तब अक्टूबर में विलय हुआ। विलय पत्र पर पहले हस्ताक्षर करने पड़े, फिर भारत की सेना गई। जूनागढ़ में जनमत संग्रह द्वारा विलय हुआ और हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई द्वारा। और सैन्य कार्रवाई का जो ऑपरेशन था उसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। ये बड़ी बड़ी बात अपने। अब देशी रियासत और रजवाड़े होते क्या है? देशी रियासत और रजवाड़े वो थे जो आंतरिक शासन तो राजा संभालते थे। जैसे ये देशी रियासत है, इसके अंदर का, जैसे बीकानेर रियासत है, तो इसके अंदर का तो सारा शासन है वो राजा संभालते थे, सारा राजा के अंडर में था। और बाहरी शासन है, प्रतिरक्षा, सुरक्षा का मामला हो तो वो ब्रिटेन, अंग्रेज संभालते थे। उसके बदले ये राजा उनको टैक्स देते थे। तो देशी रियासत वो है, आंतरिक शासन राजाओं के हाथ में था और बाह्य शासन अंग्रेज संभालते थे, वो थे देशी रियासत। तो 93 देशी रियासतों से। अब दोस्तों 296, 292 प्लस 4, 296, 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, उनमें जो संविधान सभाएं थी, उन संविधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, जो विधानसभाएं थी उनके सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। तो निर्वाचन हुआ अप्रत्यक्ष रूप से। अब क्या होता है दोस्तों, कई बार प्रेशर होता है और प्रेशर में हम गलतियां कर बैठते हैं। मैं मेरी साथ साथ में जो गलतियां की है ना वो भी आपसे शेयर करूंगा, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। कई बार ये जो इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है वहां पे हम वीडियो को स्किप कर देते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके लिए व्यर्थ की होगी। थोड़ा सा ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप न करें बीच बीच में, जिससे कि आपकी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती है। यही हम बाद में करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो सिलेबस में जो हमें कठिन लगती है वो छोड़ देते हैं, और वही मैटर जो अपन ने पहले पढ़ा है वही बार बार पढ़ते रहते हैं। वो गलती दूर होती है शॉर्ट नोट से। उस पर भी अपन एक वीडियो बनाया, आगे भी वीडियो बनाएंगे। 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। 93 सदस्यों का देशी रियासतों के हाल पे छोड़ दिया गया, आप निर्वाचन कराओ, आप मनोनयन करो। इनका फिर क्या हुआ, मनोनयन हुआ। तो संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन भी हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का, और मनोनयन भी हुआ। दोनों ही हुआ, निर्वाचन और मनोनयन।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात और ध्यान रखनी है, ये 296 सदस्य थे, इनको 3 आधार पर बांट दिया गया, और वो भी सांप्रदायिक आधार पर। इनके तो कुछ लागू ही नहीं था, ये तो देशी रियासतों के आधार पर छोड़ दिया गया। आप किसको मनोनयन करके भेजो, मुस्लिम को भेजो, सिख को भेजो, हिंदू को भेजो, किसको भेजो, वो उनके आधार पर छोड़ दिया गया। इन 296 सदस्यों का सांप्रदायिक आधार पर 3 आधार पर इनको प्रतिनिधित्व दिया गया। एक सामान्य, मुस्लिम और सिख। सिख 213 सदस्य है, 79 सदस्य है और 4 सदस्य। 213, 79 और 4 सदस्य, ये सांप्रदायिक आधार पर इनको प्रतिनिधित्व दिया गया। दोस्तों कॉलेज लेक्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यहाँ से, और अपन आसान समझ के क्या है, कई बार के जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। मैं बहुत कम गलतियां करता हूँ, अब की बार मैंने काफ़ी गलतियां की। एक तरीका ओमार का चेंज किया था पहले पेपर में, उससे भी मेरे से गलतियां हुई। फिर मेरे वाला तरीका जो मैंने अपना रखा था पहले, इसीलिए तो पहले जब आप टेस्ट सीरीज करो ना, अपने जो भी तरीके हैं वो अपना के देख लो। जिस तरीके में आप ज़्यादा बेटर कर पाते हो उस तरीके से ओमार को हल करो। तो मैं बीच बीच में आपको ये चीज़ें बताता रहूँगा। मैंने क्या गलती की थी, एक तो पेपर लेंथ था, और 9 घंटा एक साथ चलना, 3 घंटा का पेपर था, 10 मिनट एक्स्ट्रा कर दी, 1 घंटा पहले, तो कम से कम 1.5 घंटा पहले आना पड़ता। और फिर वो गर्मी मई के महीने की, और दूसरा पेपर उसके बीच में से ये क्वेश्चन आया था, उसमें आया था 2 पॉइंट दे दिए, फिर ऑप्शन दे दिए, 1 सही है, 2 सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है, इस तरह से ऑप्शन दे दिया। उसमें लिख रखा था, एक तो ये चक्कर दिया गया, देखो पॉलिटिकल में शब्दावली का खेल है, आपको ध्यान से शब्दावली को देखना है। अगर शब्दावली आपके क्लियर है और आपने मैटर पढ़ा है, तो मैं कहता हूँ गारंटी के साथ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने क्या गलती की, पहला पॉइंट था कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन ब्रिटिश प्रांत की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया। विधानसभाओं सदस्यों का नाम ले लिया और प्रत्यक्ष लिख दिया, तो आप चक्कर में पड़ गए, उसको प्रत्यक्ष मान लेते हैं। ये गलत था, ये तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो मैंने गलत मान लिया, ये तो गलत है। जबकि वो एमएलए कर रहे हैं, वहां प्रत्यक्ष शब्द लगा रहा है, लेकिन वो चुनाव तो अप्रत्यक्ष हुआ। जनता डायरेक्ट नहीं करती है, जनता डायरेक्ट करती है वो प्रत्यक्ष है। जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, प्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य है, तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसी तरह अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये तीनों लगा दिए, सामान्य, मुस्लिम, सिख, 3 आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। अब जल्दबाजी में मैंने ये नहीं देखा कि ये सामान्य नहीं लिखा है, यहाँ सामान्य की जगह धीरे से हिंदू लिख दिया, ये लिख दिया गया हिंदू। अब जल्दबाजी में किया, ठीक है, 3 आधार पर प्रतिनिधित्व दिया, अपन को पता है 3 आधार पर दिया गया, लेकिन ध्यान से ये नहीं देखा कि यहाँ हिंदू लिख रखा है, ये भी गलत था। तो दोनों ही गलत थे ऑप्शन, मैंने एक गलत एक सही, ये क्वेश्चन गलत किया। आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी, इसलिए आपको बीच बीच में मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो 96 सदस्यों का निर्वाचन हो गया, 93 मनोनयन, तो निर्वाचन और मनोनयन अपनी संविधान सभा में दोनों ही हुआ। अब 4 कमिश्नरी क्षेत्र है, तो आप सबको पता है, दिल्ली, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में चला गया है, और एक राजस्थान से अजमेर मेरवाड़ा, और एक कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में, ठीक है। दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग, ठीक है, ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। 93 रियासत तो सदस्य आने थे। अब आगे क्या हुआ देखते। 3 जून 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर घोषणा हुई। विधानसभा से माउंटबेटन योजना का कुछ लेना देना नहीं है। विधानसभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट योजना के आधार पर किया था, ये ध्यान रखना है। लेकिन भारत का विभाजन हुआ वो माउंटबेटन
गवर्नर हुए, तो माउंटबेटन की योजना के तहत माउंटबेटन ने भारत का बंटवारा हुआ और माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। एक भारत बना और एक पाक बना, और आधार क्या था? धर्म था। तो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वो बाहर था। तो ये आप आगे डीपली पढ़ाएंगे, कोई संविधान का चैप्टर होगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत ये घोषणा हुई कि भारत का विभाजन होगा, एक भारत दूसरा पाक, ब्रिटिश भारत विभाजन होगा। इसमें माउंटबेटन योजना के आधार पर सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई थी वो 324 थी। कितनी थी? 324 थी। 324 में 235 और 89, 235 सदस्य प्रांतों से और 89 सदस्य देशी रियासतों से। ये सदस्य संख्या नियत की गई, भी इतनी सदस्य संख्या होगी। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1947, जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ विभाजन के बाद, तब सदस्यों की संख्या 299 रह गई। 229 ब्रिटिश प्रांत और 70 देशी रियासतों से। ये था आंकड़ा। 389 सदस्य स्टार्टिंग में थे, 15 महिलाएं थी। विभाजन के बाद महिलाओं की संख्या भी 12 रह गई। राजस्थान से भी 15 सदस्य थे। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर सदस्य संख्या नियत की गई, वह 324 की गई, 235 प्लस 89। और बाद में 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया संविधान सभा का, तो उसमें 299 सदस्य संख्या थी, 229 प्लस 70। क्लियर है दोस्तों? कुल 12 सत्र हुए या अधिवेशन हुए, 167 बैठकें हुई। 12 सत्र या अधिवेशन हुए, 167 बैठकें हुई। अब यहाँ पे दोस्तों डाउट होता है, यहाँ पे डाउट ये होता है, कुछ एनसीईआरटी किताबों में दी हुई है 11 सत्र दिए हुए, और कुछ बुकों में 12 सत्र दिए हुए हैं। 12वां सत्र है। अब अंतिम बैठक हुई, अपन बात कर लेते हैं। प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और 12 सत्र अधिवेशन के हिसाब से बने तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। अध्यक्ष चुन लिए गए। सबसे बुजुर्ग सदस्य सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया गया। उन्हीं के प्रस्ताव पर एंथोनी को उपसभापति चुन लिया गया, मनोनीत कर दिया गया। अब डाउट कहाँ होता है? डाउट यहाँ होता है दोस्तों, अपन पढ़ते हैं 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्तावना है या भूमिका में पढ़ते हैं। प्रस्तावना या भूमिका उद्देशिका वो भाग होता है जिससे अपन जिसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं उसकी पूरी स्पष्ट रेखा सूक्ष्म रूप में होती है। तो संविधान का पूरा लेखा जोखा है इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कितनी स्वतंत्रता होगी, कौन कौन से अपने मूल्य है, पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है, लोकतंत्र है, कौन कौन से अपने मूल्य है, ठीक है, समानता है, अखंडता है, इस तरह के मूल्य है, स्वतंत्रता, समानता, इन सब के बारे में इसमें पूरी चर्चा होती है। जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, बुक के स्टार्टिंग में हमेशा बुक पढ़ने से पहले उसकी स्टार्टिंग में भूमिका या उद्देशिका या प्रस्तावना कह दो, वो पढ़नी चाहिए। उससे हमें क्लियर हो जाता है कि इस बुक में है क्या और किसको मद्देनजर रख के ये बुक लिखी गई है। उसमें पूरा एनालिसिस होता है
कि समकालीन को कितना मद्देनजर रख के लिखी गई है, ठीक है, पूरा वर्णन होता है। वही हमारी उद्देशिका में, कि उद्देशिका कह दो, भूमिका कह दो, प्रस्तावना कह दो। तो इसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और 26 नवंबर को अपन ने आंशिक संविधान लागू भी कर दिया गया। आंशिक संविधान, आंशिक रूप से संविधान लागू भी कर दिया गया, जो उस टाइम में अति आवश्यक थे। जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का निर्वाचन है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 और 380, 366, 367, 391, 393, ये 15 अनुच्छेद। कई बुकों में आपको 15 अनुच्छेद मिलेंगे, लेकिन अनुच्छेद 16 अनुच्छेद थे। आंशिक रूप से जब संविधान लागू किया गया तो 16 अनुच्छेद उस टाइम लागू किए गए। 16 अनुच्छेद 394 था। अनुच्छेद 394 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संविधान के प्रारंभ होने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो संविधान अपना कब प्रारंभ हो रहा है? आंशिक रूप से लागू करें तो लागू तो हो गया, कितना बाकी है वो अलग बात है। पूर्ण रूप से हम 26 जनवरी को लागू कर रहे हैं 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया। और ये बात लिखी भी हुई है कि हम अंगीकृत, अधिनियमित तो आत्मर्पित करते हैं। ये आयरलैंड से प्रभावित है ये लाइन। आगे हम स्रोत के बारे में बातचीत करेंगे, तो उसमें बातचीत करेंगे। 394 में संविधान के प्रारंभ होने की तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो टोटल कितने अनुच्छेद है, डाउट में नहीं जाना है। 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। तो अब डाउट क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है? अब दिक्कत आएगी दोस्तों। अब ये 24 जनवरी को 12वां अंतिम बैठक बता रहे हैं। 24 जनवरी को क्या हुआ? अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। 379 अनुच्छेद भी लागू कर दिया गया। 379 में क्या है? 379 में अंतरिम संसद है। अनुच्छेद 379 में अंतरिम संसद का वर्णन है। अंतरिम संसद, संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में, एक सदन के रूप में काम करेगी, एक सदनीय संसद। लेकिन अध्यक्ष वो अलग अलग थी, ठीक है। इधर संविधान अध्यक्ष के रूप में काम, संविधान सभा के रूप में काम करेगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष होंगे, और अगर संसद के रूप में काम करेगी तो जी.वी. मावलकर जी इसके अध्यक्ष रहेंगे। 379 भी उस टाइम में लागू कर दिया गया। निर्वाचन हो गया। 26 जनवरी को उन्होंने शपथ ग्रहण की। एक तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि 24 जनवरी को हमारा देश गणराज्य बना, क्यों? हमने राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन कर लिया और 26 जनवरी को शपथ ग्रहण कर ली। इस उपलक्ष्य में अपन 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब कुछ साथी कहेंगे गुरुजी 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, उस उपलक्ष्य में अपन 26 जनवरी मनाते हैं। वो भी बात आपकी सही है, लेकिन गणतंत्र का मतलब ये है कि राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होगा, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होगा, वंशानुगत नहीं होगा। तो उस रूप में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब दिक्कत यहां आ रही है, विधानसभा का कार्यकाल कितना था, यहां डाउट हो रहा है। कार्यकाल कितना था संविधान सभा का? कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। ये है दोस्तों, दोनों ही सही है। अब हम एनसीईआरटी की बुक में ये चीज पढ़ते हैं कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा, या संविधान सभा का कार्यकाल कितना था। बात एक ही है। तो ये पूछो लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, या ये पूछ लो लोकसभा के टोटल एमपी कितने हैं, एक ही बात है। जितने क्षेत्र होंगे उतने एमपी होंगे। तो संविधान सभा का कार्यकाल कितना था, या संविधान बनने में कितना समय लगा, दोनों एक ही बात है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे।
तो फिर 3 वर्ष 1 माह 16 दिन क्या है? अगर इसके आधार पर अपन गणना करें ना, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, तो फिर 3 वर्ष 1 माह 16 दिन होता है। और ये क्वेश्चन आया था सब इंस्पेक्टर का। अब पिछली भर्ती, ये जो भर्ती हुई थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें सेकंड पारी में 18 नंबर क्वेश्चन है। आप साइट से जाके पेपर डाउनलोड कर सकते हो, उसमें देख सकते हो कि संपूर्ण संविधान सभा का कार्यकाल कितना। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि संपूर्ण संविधान सभा का कार्यकाल कितना था और संपूर्ण संविधान सभा का कार्यकाल कितना था, इसमें अंतर क्या है? मेरे तो समझ से बाहर है। उन्होंने माना है, उन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया। उन्होंने अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को मानी है। इस हिसाब से अपन निकालते हैं। देखो अपन निकालते हैं, एक बार निकालते हैं। यहाँ पर 9 दिसंबर को तो विधानसभा की बैठक शुरू हो गई थी, तो ये तो अनुकूल टाइम में होगा। तो 8 दिसंबर इनमें से निकालते हैं। 8 दिसंबर 24 में से निकालेंगे तो यहाँ दिन बनते हैं 18, 16। सॉरी दोस्तों, थोड़ा समय पहले इस आधार पर निकालते हैं। पहले अपन इस आधार पर निकालते हैं। अब 8 दिसंबर 8 दिसंबर को निकालते हैं कि 9 दिसंबर को तो ये अनुकूल कार्यकाल में जोड़ा जाएगा कि 9 दिसंबर को अपनी बैठक, प्रथम बैठक हुई थी। तो 8 इसमें से निकालते हैं तो यहाँ आ जाता है 18। 18 दिन, नवंबर और दिसंबर, ये 12 है, ये 11 है। तो यहाँ से एक अंसल लेनी पड़ेगी। एक अंसल लेंगे तो यहाँ 11 महीने की जगह 23 महीने हो जाएंगे, क्यों यहाँ साल है, ये महीने। तो यहाँ से एक अंसल लेंगे तो एक साल जुड़ेगा, तो 23 हो गया। 23 में से 12 निकालेंगे तो 11। अब यहाँ बचे 48। 48 में से 46 निकालेंगे तो 2। ये आता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इस आधार पर निकालते हैं 8 24 में से निकालो 16 जनवरी, पहला महीना 1, और ये 12 12 1 में से जा नहीं रहे हैं, तो यहां से आंसर ली तो यहाँ हो गए 13 महीने। 13 में से 12 जाएगा 1 माह है। और यहाँ बचे 49, 46 निकालें तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ये चक्कर है। तो ये आप ऑप्शन के आधार पर चलना है। बहुत सारे क्वेश्चन है ऑप्शन के आधार पर होंगे। कई बार क्या होता है, टॉपर लोगों के भी हम देखते हैं, अच्छी रैंक वालों को भी देखते हैं। उसमें होता क्या है, सारे क्वेश्चन जो उनके नंबर आते हैं उतने क्वेश्चन न तो मैं सही कर पाया न दूसरे सही कर पाते हैं। वो करते किस तरीके से है, थोड़ा सा करने का तरीका है, उसमें यहाँ पे 5-10 क्वेश्चनों का आपको बोनस मिल जाता है। अगर सही तरीके से आप पढ़ लेते हो तो भी 2-4 क्वेश्चन का आपके फायदा होगा। होमवर्क अच्छी तरह से भर लेते हो तो भी 2-4 क्वेश्चन का आपके फायदा होगा। और कुछ अपने कॉमन सेंस से करोगे तो 2-4 क्वेश्चन का, ऐसे करके 10 क्वेश्चन अपन बोन्स में रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन के आधार पर अपन को क्वेश्चन का उत्तर देना है। ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, भावनात्मक रूप से इमोशन पर थोड़े कंट्रोल रखने हैं। अब दोस्तों हम संविधान की विशेषताओं पर बात करने वाले हैं। ये अपना बड़ा बड़ा मैटर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान सभा की विशेषताओं पर बातचीत करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।